स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो हमारा मिशन है और हम मॉडर्न इंडिया फिल्में हम पढ़ेंगे कि अपना कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ कब हुआ, कितने मेंबर थे, और हम ये देखेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी इवेंट हुए, इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक, उनके बारे में हम समझेंगे। देखिएगा, फर्स्टली हम जानते हैं कि जो इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस हुआ था वो हुआ था 1857। कहाँ से? मई, मेरठ, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश है, यूपी, यहाँ से हुआ था। आप जानते हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं बहादुर शाह, जिन्होंने इनके नेतृत्व में ये काम किया गया था। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस था, बुक भी लिखा गया है। अब हम यहाँ सीखते हैं कि इनके बाद होता क्या है। अब यहाँ 1885 ये वह समय है जब 28 दिसंबर, हम आपको डेट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर एक्सप्लेन देंगे अच्छे से। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर, इसमें मेंबर जो थे, नाम चेंज कर रहे हैं, पॉइंट दिख रहा है, ये है अपना कांग्रेस। कांग्रेस जो हम पढ़ते हैं जिनके बारे में, कांग्रेस के बारे में, इनके बारे में हम समझ रहे हैं। ये कांग्रेस के बाद है ना अपने पास, इन कांग्रेस, इनका नाम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये स्टेब्लिश कब हुआ था? स्टेब्लिश जो हुआ था, ये हुआ था अपना 28 दिसंबर 1885, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर जो कि रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो हमारे थे 72% थे। नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ जो प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ मेंबर जो वहाँ पे प्रेजेंट थे 72%। 72 कितने लोग वहाँ पर थे? 72। ये वो कहाँ रहा था समझिएगा, प्लेस, प्लेस जो था ये प्लेस था मुंबई, ठीक। प्लेस मुंबई कैसे? ये जो होने वाला था ना, ये होने वाला था यहाँ पर पुणे। होता क्या है, पुणे में उसमें प्लेग आ जाता है। प्लेग आने के कारण सरकार इन मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाता है, और शिफ्ट कहाँ किया जाता है? मुंबई में। मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ये था, मैं यहाँ नाम बोलते रहूँगा, गोकुल दास तेज प्रताप, गोकुल दास तेज प्रताप जी कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर ये पार्टी रखते थे जो इनके कुछ चेयरमैन थे, चेयरमैन, ये जो फर्स्ट चेयरमैन थे, ये जो चेयरमैन थे उनका नाम था WC बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक। WC बनर्जी, इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। मतलब यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्लास क्वेश्चन बनता है ये कि कांग्रेस की स्टेब्लिश कब हुआ था, तो मैं बोलूँगा 28 दिसंबर, आपको डेट इक्वल डेट याद होना चाहिए, एग्जाम में डेट इक्वल होता है। 28 दिसंबर 1885। नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रेजेंट थे, तो बोलूँगा 72। फिर उसके बाद हुआ कहाँ था ये प्लेस, मैं बोलूँगा प्लेस जो था मुंबई, मुंबई में कहाँ? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, यहाँ हुआ था। मैंने क्या बताया, एग्जाम में ये पूछता है कि होने वाला कहाँ था, क्योंकि प्लेग हो जाने के कारण मुंबई में शिफ्ट हो गया, तो होने वाला था पुणे से वो डायरेक्ट चला आया मुंबई में। चेयरमैन कौन थे इनकी? पहली चेयरमैन तो बोले थे WC बनर्जी। दरअसल ये जो ये है ना INC, जो ये कांग्रेस वर्ड है ना, इस वर्ड का नाम इससे पहले हमारे जो थे दादा भाई नौरोजी ने इनको चेंज कर दिया था।
दादा भाई नौरोजी थे। कभी कभी पूछता है कि ये नाम जो चेंज ये कांग्रेस लाइन ये कौन है, दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने इनके बारे में चेंज किया था। आप समझिएगा ये। अच्छा, यहाँ की जो ये किसके द्वारा हुआ था ये भी है ना, तो ये जो हम कह सकते हैं स्टेब्लिश के जो हेड था, कह सकते हैं जो हमारा हेड था उनका AOU ये रिटायरमेंट जो ब्रिटिश अधिकारी था ना IAS और ये उन्हीं का ये एक अधिकारी था, मतलब कह सकते हैं ब्रिटिशियन का जो रिटायरमेंट हो गया था। तो हम रिटायरमेंट जो हमारी ये रिटायरमेंट अधिकारी बोल सकते हैं, ये ऐसे होते हैं बराबर। सर्वेंट ये सिविल सर्वेंट था, इन्हीं के द्वारा होगा था। तो ये मेन हमारा AOU। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ क्या बनता है, पहला तो बनता है कि हमने इनके बारे में जरा सा आपको समझाया कि जो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से हुआ था। फिर उसके बाद हमारे माइंड में आया कि हम एक ऐसी पार्टी होना चाहिए जो कि हम ब्रिटिश के प्रति अपनी कुछ रिप्रेजेंटेटिव कर सकें, हम आम लोगों के बारे में, जनता के बारे में, इनके बारे में बता सकें कि ब्रिटिश हमारे ऊपर कैसा अत्याचार कर रहा है। ब्रिटिश से लड़ने के लिए हमारे पास एक पार्टी होना चाहिए। तो हमने किया किसका स्टैब्लिश, हमने किया कांग्रेस का, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टैब्लिश का हुआ 28 दिसंबर 1885 ठीक 1885। नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, तो उनका 72। फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो मैं बोलूँगा कहाँ पर, मुंबई में भी एक अच्छी लेवल पेपर होता है, उस टाइम मुंबई में भी किस जगह, तो गोकुलदास देव प्रताप संस्कृत कॉलेज इस प्लेस में हुआ था। चेयरमैन कौन थे, वहीं पर WC बनर्जी ठीक। और जो मतलब ये जो करवाया था उस समय ये कौन था, जो इसका हेड था, मैं हेड बोल दूँगा जिनको हेड, चेयरमैन तो ये था, हेड कौन था, AOU ठीक। अच्छा, होता क्या है इस समय भारत का गवर्नर भी तो था, भारत का गवर्नर, तो उसका एक क्वेश्चन गवर्नर कौन था यहाँ, गवर्नर जो था वो हमारा था जेम्स फोर्ड ठीक है, गवर्नर है नहीं जेम्स फोर्ड कह सकते हैं, डफरिन, जेम्स फोर्ड को 1919 में था, जेम्स फोर्ड में डफरिन था, माउंट ये लॉर्ड डफरिन बोल सकते हैं, लॉर्ड डफरिन बराबर। तो इम्पोर्टेंट इसमें हमारा क्या क्या है, हालांकि सब इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कौन हुआ था और ये इनके बाद कितने मेंबर थे, कब हुआ था ठीक। इनके बाद हम देखते हैं ये कांग्रेस की हर प्लेस पर होता रहता है। इनके बाद जो हो गया ये 1885 फिर 1886 में जॉर्ज का जो कि पहला अंग्रेज था, इलाहाबाद में अपना एक सेशन किया था। हम ये पूछ सकते हैं कि एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछता है ये कि फर्स्ट कांग्रेस कौन था, फर्स्ट कांग्रेस INC का पहला ब्रिटिश कौन था जिन्होंने चेयरमैनशिप किया था, फर्स्ट चेयरमैनशिप कौन थे, पहले चेयरमैनशिप हम बोलेंगे WC बनर्जी, ये इंडियन थी। और ये हम किसके प्रति कर रहे थे, हम बोलेंगे हम ब्रिटिश के प्रति काम कर रहे थे, ब्रिटिश के लिए कोई आया था बराबर। तो फिर ऐसे कौन से ब्रिटिश थे जो इनकी चेयरमैनशिप किए थे, तो मैं बोलूँगा कौन, जॉर्ज ह्यूज 1888 में किस जगह पर, इलाहाबाद में। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं इसलिए हम पूरे डिटेल नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में केवल हम कितने कांग्रेस के बैठक होते हैं उन पर हम बात करेंगे। अभी हम केवल इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट इवेंट हमारा हुआ क्या था, आप समझिएगा। इनके बाद होता क्या है, हमारा ये हो गया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, गवर्नर कौन था, डफरिन था। गवर्नर बदलते रहते हैं, हम जानते हैं गवर्नर का ही वही वायसराय नाम 1885 में यहाँ बात हुआ था तो वायसराय हो गए थे, फिर वायसराय नाम बदला गया था। तो हमारे यहाँ इस समय हमारे लॉर्ड डफरिन। अब देखिए होता क्या है, ये इवेंट होता रहता है, हम इन्हें रखते हैं ठीक है, रब करते आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब साथ साथ लिखते हैं क्या, ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे बताइएगा, अभी वीडियो लिखना होगा तो चैनल पे बताइएगा, लिखते रहिएगा। आप देखिए आगे आइए देखिए
कर रहे हैं, हमने इनके लिए कांग्रेस स्टेब्लिश किया। कांग्रेस स्टेब्लिश के बाद जगह जगह पर ये हर ईयर कहीं न कहीं होता रहता है। एक बार क्या होगा, बातें ये अपना 1905, अच्छा 1896 एक इवेंट होता है 1896 जो अपना ये 1896 इस समय जो अधिवेशन हुआ था ना, ये हुआ था अपना कलकत्ता, जिनके चेयरमैनशिप थे ये रहमतुल्ला, उनका नाम था रहमतुल्ला। इसी समय हमारे राष्ट्रपति की गिराया गया था, समझ में आया? जो हमारे इसी समय गिराया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हम आपको ये बताते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इनसे समझिएगा कि इवेंट हमारा होता है 1905, मैं बोल सकता हूँ 1905 होता क्या है, ये इवेंट इसमें क्या था 1905। देखिए होता क्या है कि भारत, ब्रिटिश हमारे पर अत्याचार कर रहा था, भारत में अब अच्छे से अच्छे लीडर रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए भारत में से निकल रहे थे। तो उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई अगर क्रांतिकारी में बोलूँ, अगर क्रांतिकारी कोई देश दे रहा था हुआ था अपना बंगाल। मतलब ये कह रहे हैं कि जितने भी बड़े से बड़े इवेंट हो रहे थे, उस इवेंट में सबसे ज़्यादा योगदान था अपना इनका बंगाल का। ठीक, तो होता क्या है, इस समय जो गवर्नर था, देखिएगा 1905 की बातें कर रहा हूँ, जो गवर्नर था इस समय वाइसराय की नाम है, ध्यान रखना। जो गवर्नर का पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, केवल आपको ये लिखते हूँ गवर्नर बस इतना लिखना। ठीक, जो ये गवर्नर था ना, इस समय था अपना लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। समझिएगा मैंने क्या बताया कि आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो ये भारत में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, क्रांतिकारी निकल रहे थे। तो मायने में ये आया ब्रिटेन की कि देखो पहले से ही ब्रिटेन में बहुत पहले से ही फूट डालो शासन हो, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि 1905 में इन्होंने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कहाँ निकल रहे हैं, ब्रिटेन से। ब्रिटेन सोचा कि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कहाँ निकल रहे हैं, बंगाल से। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बंगाल को क्या करते, बंगाल का विभाजन करते, मतलब भारत के पार्टी से बंगाल को अलग कर दिया जाए। अगर बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाएगा तो बंगाल अलग, भारत अलग हो जाएगा। और जब ये अलग हो जाएगा तो फिर ज़्यादा हम जो भी काम करेंगे इस पर कोई बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कोई हमारे ये विरोध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल। बंगाल समझिएगा, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजित हो जाता है। तो बंगाल जो होता है ना, ये 5 अक्टूबर 1905, 5 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है। अच्छा अब आप सोचे, अब क्या बंगाल विभाजन होगा तो भारत के जितने भी लोग रहेंगे क्या वह शांत रहेंगे, भारत में कुछ ना कुछ तो होगा। इनके लिए होता क्या है, जब लोगों को पता चला कि बंगाल को, देखो उस समय बंगाल अपने लिए जैसे हम बोल सकते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में छोटा नागपुर पठार, आप जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार जो कि ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब साइड में माइनर समाइलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा वही देता है। तो अब वैसे ही ये था हमारा बंगाल उस समय में, और बंगाल जब ऐसा था तो यहाँ पर ये सोचे कि क्यों हम बंगाल को डिवाइड करके, जैसे ही ये बंगाल को डिवाइड किए तो बंगाल के जितने भी इंडियन थे इन्होंने इनका विरोध किया। और विरोध किया, हम ब्रिटिश के प्रति क्या कर सकते हैं, अगर हमें हमारे पास औजार नहीं है, हम नहीं ले, अगर उस समय हमारे पास बंदूक जैसा नाम ही नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं उनके, हम मारने के, हम क्या उनसे लड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि वो पावरफुल था लड़ी। तो हमारे पास एक था साधन, क्या था, हम जानते थे कि ब्रिटिश यदि आया है हमारे यहाँ तो हमारे अनुसार ही वो कार्य कर रहा है।
अगर उनको करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगर ब्रिटिश को कोई भी कार्य करवाना होगा तो कैसे करवाते थे, मैन पावर। मतलब हम लोग के ही पर्सन थे तो वहाँ पर काम कर रहे थे, हम लोग ही उनके जो दफ्तर हुआ करते थे, सरकारी जो प्लेस हुआ करते थे, उन प्लेसों पर जो छोटे पद पे थी या मैं बोल सकता हूँ बड़ी पद पर थी, उन पर कौन रहता था, सब भारतीय रहते थे, मैक्सिमम भारतीय रहते थे। उनकी जितने भी फोर्स थे उन फोर्स में भी भारतीय रहते थे। तो हमने क्या किया, हमने इनके विरुद्ध में जब हमें पता चला कि बंगाल डिवाइडेशन किया गया है तो हमने उनके लिए चला दिया स्वदेशी मूवमेंट। क्या चलाया, स्वदेशी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। तो अब पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट किसके लिए चलाया गया था, तो मैं बोलूँगा बंगाल विभाजन के लिए। कहाँ से चला गया था, तो बंगाल से चलाया गया था। कारण समझ में आया, मेन कारण क्या था। देखो अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, इनके डिवाइडेशन में अंग्रेज क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि हम बंगाल को विभाजित क्यों कर रहे हैं। देखिए इनके माइंड का रणनीति ये कि बंगाल को विभाजन जब ये करते हैं तो जनता के प्रति क्या बोलते हैं कि मैं बंगाल को क्यों विभाजित कर रहा हूँ। जैसे अभी आप ये समझिए वर्तमान में जो इस समय अपने यहाँ वर्तमान में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हम जानते हैं पहले केंद्र शासित प्रदेश का जो यूटी था उनकी नंबर था 9, अब वर्तमान में कितना हो गया है, 8 हो गया है। ठीक, 8 है, 8। अब 8 में आप बोलेंगे सर एक यूटी हट गया, कौन सा हटा, नहीं मर्ज कर दिया गया। जैसे दादर नगर हवेली और सिलवासा, नवंदीप जिसे बोलते हैं सिलवासा की कैपिटल है दादर नगर हवेली। ये क्या था, 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया। ये आप मैप में देखेंगे, जब इनको मर्ज किया गया ना तो मैप में ये मर्ज इसलिए किया गया, गवर्नमेंट ये बोला कि हमें यहाँ पर शासन करना थोड़ा सा टफ लग रहा था, मतलब एरिया छोटा है तो हम इसके लिए क्यों ये अलग अलग ये बनाए, यूटी बनाए, हम इनको मर्ज करके एक साथ इन पर हम अपना कार्य करते थे, बराबर। यही सेम बंगाल में किया था। बंगाल विभाजन में क्या बोला, बंगाल में जो हमारे वहाँ के ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ये बोला कि मैं बंगाल को इसलिए डिवाइडेशन कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना हमें थोड़ा सा टफ हो रहा है। मतलब बंगाल एरिया में अपने आप बहुत बड़ा है और जब अपने आप में एरिया बंगाल बड़ा है और तब हमें वहाँ शासन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बंगाल को क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेशन कर रहा हूँ। अब आप बताएं क्या ये उनका ये प्लान सही था, मतलब क्या ये रियल था। हम लोगों का नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो हमें बाहरी दिखावा था कि बंगाल में हम डिवाइडेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल का एरिया बड़ा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। मेन लॉजिक ये नहीं था, मेन लॉजिक ये था कि बंगाल को विभाजन करने का कारण ये था कि उस समय बंगाल में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी ही निकल रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी मतलब समझ रहे हैं ना, जिन्हें अपने उस समय मौलिक अधिकार नहीं था लेकिन अदर देशों में चल रहा था, तो उन्हें पता था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा अधिकार क्या है। वो अपने अधिकार को जानते थे और वो विरोध करते थे। अब उन्हें ये बातें पता था आज अगर एक व्यक्ति विरोध कर रहा है तो कल उनके जैसा कोई और होगा। अभी आज बंगाल से ऐसे निकल रहे हैं तो कल उत्तर प्रदेश से निकलेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश का नाम उस समय संयुक्त राज्य था। तो ऐसे कहीं ना कहीं हर एक स्टेट से निकलेंगे, हम किसको संभाल पाएंगे, बराबर है ना। इसलिए इन्होंने केवल सहारा लिया बंगाल डिवाइडेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नहीं है। जबकि लॉजिक ये नहीं था, लॉजिक ये था कि क्रांतिकारी को ज़्यादा जनरेट हो रहा है कि इनके लिए उन्हें निकाला गया था, बराबर। तो इनके लिए हमने चलाया स्वदेशी मूवमेंट, समझ आ रहा है, स्वदेशी मूवमेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट हमारा कहाँ से चलाया गया था, तो मैं बोलूँगा स्वदेशी मूवमेंट हमारा बंगाल से चलाया गया था, समझिएगा। अच्छा, जो हम मनाते हैं ना रक्षाबंधन डे मनाया जाता है, इसी दिन से मनाया जाता है रक्षाबंधन डे। और ये जो कि मुस्लिम था ना मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है, मुस्लिम जो होते हैं वो मुक्ति दिवस मनाते हैं। और हम लोग बांग्लादेश ये जो अपने हाथ में क्या मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर में आता है रक्षाबंधन, तो राखी इसी दिन मनाया जाता है। क्योंकि हम इनका प्रतीक क्या था, इनका मेन ये था बंगाल विभाजन करना। और बंगाल विभाजन में उस समय से भी मुस्लिम लोग रहते थे। हालांकि हमें मुस्लिम लीग आप देखेंगे इन्हीं की इच्छा के बाद मुस्लिम लीग स्टेब्लिश होता है, लेकिन उस समय हमारे लिए मुस्लिम में बहुत ज़्यादा विभेद नहीं था। हमने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था 1857 में, उस वार में किसी धर्म के प्रति वार नहीं हुआ था, मतलब हिंदू और मुस्लिम में कुछ नहीं था, सब एकता था। ऐसे ही ये हम डिवाइडेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चालू करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट अरविंद घोष थे, अरविंद घोष ये सब व्यक्ति थे क्योंकि ये चालू हुई थी। तो स्वदेशी मूवमेंट हमारा चालू किया गया था बंगाल से। बात कब था,
हो गया। हमने बंगाल विभाजन में हमने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट चालू किया। स्वदेशी मूवमेंट का अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्वदेशी। अगर आप इनका आप देखेंगे स्वदेशी का मतलब है स्वराज, एक तो अपना स्वराज, और मतलब कि हम अपने ही कंट्री का, अपने ही देश का जितने भी प्रोडक्ट होगा हम उनको यूज करेंगे। समझ में? मतलब जितने भी महात्मा गांधी उस समय क्या करते थे, हालांकि इस समय प्रेजेंट टाइम में इस समय महात्मा गांधी भारत में प्रेजेंट रहे थे और रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे किसके लिए, अफ्रीका के लिए। अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए थे। कुछ समय बाद आते हैं, 4 साल बाद आते हैं, अभी देखेंगे 6 साल 9। होता क्या है कि जब ये स्वदेशी मूवमेंट चलता है, स्वदेशी का मतलब मैंने बताया कि अपने ही कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, साथ में हमें ब्रिटिश के प्रति 1% उनका हेल्प नहीं करना। मतलब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, कोई भी इंडियन वहाँ नहीं है अगर काम करने के लिए, जितने भी उनके आर्मी फोर्स हैं, आर्मी होते हैं ना उनका, उन आर्मी में हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे हर एक प्लेस जिनमें हम ब्रिटिश का हेल्प करते थे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे उनमें, बराबर। और ना ही सबसे बड़ा मूवमेंट ये था कि ना ही हम ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे केवल भारतीय का इस्तेमाल करेंगे। जो भी जैसे हम आज प्रेजेंट में क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट अमेरिका, ऐसे करते हैं ना। तो उस समय भी हम बाइकआउट किए थे, किसका, ब्रिटिश का। तो हम बहुत पहले तक यहाँ देख रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट हम इसलिए ये अपना यहाँ से अपनाया गया था कि हम अपने भारत का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। और अब आप सोचिए, जब हम यहाँ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो भारत की पैसा कहाँ रह जाएगा। आप बोले, अब हम पूछ रहे हैं आपसे, भारत का पैसा कहाँ रहेगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, बराबर है ना। जब हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है डायरेक्ट कि हम अपने पैसा को विदेशों में जाने से रोक दिए, बराबर है ना। जब हमने विदेशों में जाने से रोक दिए तो फिर अब आप सोचिए, ऐसे सोचिएगा, एक फंड के रूप में बनी जा रहा है। फंड के रूप में पैसा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। जब ब्रिटेन जा रहा था और जब हमने ये मूवमेंट चलाया, ये मूवमेंट लंबे समय तक चला। अब ये मूवमेंट जब चला तो ब्रिटेन में क्या होगा, पैसा जाना बंद होगा, बराबर है ना। और ब्रिटेन, हमने कल भी पढ़ाया था कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट ही हमें क्या कर रहा था, ब्रिटेन का पार्लियामेंट ही हमें कंट्रोल कर रहा था। मतलब आप समझे, कंट्रोल वाली बात आ रहा है। और थोड़ा सा इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आया था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम जो आया था वो अपनी कंपनी स्टेब्लिश किया था 1600 ईस्वी में, वो भी किया था सूरत से। और हम जो स्लेव थे, गुलाम थे, वह गुलाम हम थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और पोर्तुगीज जो आए थे, पोर्तुगीज जो आए थे वो उनमें देखते हैं फिर मांडीवास वार होता है 1760 में। 1760 में मांडीवास वार होता है, जिनमें फ्रांस और ब्रिटेन का होता है, जिनमें फ्रांस की हार होती है। और यह बताया जाता है कि अब भारतीय गुलाम रहेंगे ब्रिटिश का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस बात के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि अब हम गुलाम रहेंगे ब्रिटिश का। तो ये क्वेश्चन पूछता है वांडीवास, बराबर, उसका नाम ही है वांडीवास, वही भी कह रहा हूँ। तो होता क्या है कि अब देखो, जब ये फंड ना ब्रिटेन में जाना बंद हो जाता है तो ब्रिटेन से ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये फंड बंद क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है कि भारत से पैसा आना बंद हो गया, बराबर है। उस समय वहाँ के जो राजकुमार थे, ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था, जॉर्ज पंचम। अभी इनके जिक्र आएगी, भी हम समझेंगे कि आएगी। अब समझिए, थोड़ा सा इनके रुकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में समझ में, अब होता क्या है अब समझिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ काम होता है वो होता है बंगाल विभाजन हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसी समय भारत हो जाता है अपने यहाँ जो ये एक सेशन होता है कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस का जो सेशन होता है वो होता है सूरत। कहाँ पर, सूरत में कांग्रेस का एक सेशन होता है सूरत, बराबर। इस समय जो इस सूरत में जो हो रहा था ना, यहाँ की जो चेयरमैनशिप जो कर रहे थे उनका नाम था मजूमदार। क्या नाम था, मजूमदार। इंग्लिश में आप
क्या हुआ अभी ये बीच में अभी हमने सब सेशन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन अब केवल आपने फर्स्ट बताया, फिर आपने बताया जांचपुर के बारे में 1988 में जो कि इलाहाबाद से किए थे, फिर आप बता रहे हैं सूरत के बारे में। ऐसा क्या हुआ था सूरत में, आप समझिएगा। हम अच्छा इसी बीच में यहाँ पर मैंने बोल दिया हूँ, इसी बीच में मुस्लिम लीग की क्या हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, स्थापना। मुस्लिम लीग जो इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, जो अपना मुस्लिम लीग बने थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मुस्लिम लीग था ना वो बना था कब 1906 में। जो इनके हेड थे, जो ये थे हेड हम बोल सकते हैं, वो थे ये सलीम, ये उनका क्या नाम था, सलीम था। मुस्लिम लीग के हेड कौन थे, अरे खान थे, क्या नाम था उनका, सलीम खान। सलीम का ऐसा था, मैं नाम बता दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा, तो हम मुस्लिम लीग की स्टेब्लिश कब होता है 1906 में, अभी याद आ जाएगा, हम ये बताते हैं। इसी समय इनमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग हमारा जो होता है, इसमें मुस्लिम लीग स्टेब्लिश होता है, फिर उसके बाद कांग्रेस सेशन जब होता है इनके बाद 17, 19 ये टाइम बीतते हैं। ये लोग बच्चा भी बताते हैं, मुस्लिम लीग के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं, पहले इनके बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये हुआ कब था, कांग्रेस सेशन हुआ था सूरत में, ये हुआ था सूरत में 1907 में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1907 में ये हुआ था इसलिए कि इस समय ना जो कांग्रेस था, ये कांग्रेस, ये दो पार्टियों में ब्रेक हो गई। कांग्रेस, अभी तक हम क्या देख रहे थे, क्या कांग्रेस में कभी डिवाइडेशन हुआ था, कांग्रेस में कभी डिवाइडेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस की स्टेब्लिश हमने देखा था 28 दिसंबर 1874, 1885 को हुआ था। लेकिन अब क्या हो जाता है, कांग्रेस भी डिवाइड हो जाता है। कांग्रेस को एक हो जाते हैं मॉडरेट और एक हो जाते हैं एक्सट्रीम, मॉडरेट और एक था एक्सट्रीम, समझना। मॉडरेट का मतलब हम बोलेंगे गरम दल और एक नरम दल, गरम दल और नरम दल दो पार्टी हुआ। मतलब अब सोचो ये मेन विचार किसका था। दरअसल होता क्या है, इस पार्टी में कांग्रेस सेशन में क्या होता है, कांग्रेस सेशन होता है अपना सूरत में, चेयरमैनशिप किए थे मजूमदार, आर मजूमदार उनका नाम था। मजूमदार ने किया था 1907 में। तो क्वेश्चन बनता है कि किस सेशन में कांग्रेस डिवाइडेशन हो गया था, तो मैं बोलूँगा सूरत सेशन में। कब हुआ था, 1907 में। तब आप किस में, दो में, एक्सट्रीम और मॉडरेट, मतलब गरम दल और नरम दल। नाम नहीं पता चलता है, गरम दल और नरम दल। अब आप सोचें हम एक बड़े देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, मतलब हम किससे आज़ाद होना चाह रहे हैं, ब्रिटिश से। लेकिन अब मैं कहाँ उलझ गया, हम सब कहाँ उलझ गए, सोचो आप आपस में। जब हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रिटेन के लिए, फिर हमने देखा कि हम कांग्रेस में ही फंस गए, हम मॉडरेट और एक्सट्रीम के लिए आ गए, हमारा इसमें आ गया। तो फिर होगा क्या, अब मॉडरेट और एक्सट्रीम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बराबर। इनका प्लेस भी पूछता है, लाला लाजपत राय, समझना। अब ये तो दिख रहेगा, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनकी प्लेस आपको याद होना चाहिए। देखो हम 60 में लिख रहे हैं, लाला लाजपत राय हमारे थे पंजाब से, बराबर। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल हमारे वेस्ट बंगाल से, बराबर, समझिएगा। लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष भी थे। बाकी जितने भी आपको नाम आते हैं, जितने भी आपको दिखेंगे, सब हमारे किसके हो गए, नरम दल के। नरम दल और गरम दल का काम करने का तरीका अलग था, इसलिए काम के लिए इनमें बंटवारा हुआ था। ये लोग चाह रहे थे कि हम सिफारिश के अनुसार जो नरम दल थे और ये हमारे एक्सट्रीम जो थे, ये क्या बोला था कि ये हम ब्रिटेन से कागजी कार्रवाई के रूप में हम उनसे कार्य करवाएंगे। मतलब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि मुझे कोई बिल पास करवाना होगा या हमें उनसे लगता है कि हाँ कोई काम करवाना होगा, तो हम उनसे रिक्वेस्ट के साथ काम करेंगे। जबकि गरम दल कहता था नहीं, ये हमारे ही देश में रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, फिर हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, अलग अलग रूल ला रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं होगा। हम उनसे क्या कर सकते हैं, हम हमारी मतलब होता है कि मतलब हम झगड़ा भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके लिए बोल रहे थे कि नरम दल और गरम दल
बनता नहीं था, जिनके कारण ये हो गया, क्योंकि ये काम करने का तरीका अलग था, शांतिपूर्वक, और जिसका शांति का था, दोनों लोग में बंटवारा हो गया। फिर होता क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हुआ था, और बाकी जितने भी आपको इनके पास जितने भी नाम आएंगे सब नरम दल से रहेंगे। एग्जाम में तो नाम आता है तो ये नरम दल से, तो इनमें विरुद्ध ये आते हैं, अच्छा समझिएगा, बराबर है ना। इनमें लाला लाजपत राय के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र में चलाया जाता है, गणेश चतुर्थी, ये और जो शिवाजी महाराज का जो चलाया जाता है, क्या नाम है, हाँ, इनमें इनका मेन योगदान था, बराबर है ना। अब आगे समझिएगा, इनके बाद होता क्या है कि सूरत अधिवेशन हो जाता है, आपका मुस्लिम लीग बन जाता है। फिर उसके बाद अपने यहाँ अब हम मेन चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे ये चलते हैं, समझ में आएगा, आप नोट करना होगा तो आगे देखिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि अच्छा अभी तक कांग्रेस का हुआ था, दो पार्टी में हो गया, ये तो चल ही रहा था, लेकिन हमने और काम कर रहे थे क्योंकि हमने रुका नहीं था। आप बता सकते हो क्या हो रहा था, भारत में भी काम चल जारी था, स्वदेशी मूवमेंट। ये अब देखना इसका इफेक्ट क्या होता है, इनका इफेक्ट ये होता है कि स्वदेशी मूवमेंट कंटिन्यू जारी रहता है, और जब कंटिन्यू स्वदेशी मूवमेंट जारी रहता है तो अब बताओ भारत की पैसा, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब भारत का पैसा बहुत ज़्यादा रुक गया ब्रिटेन में जाने के लिए, तो ब्रिटेन में हलचल होगा कि नहीं, हलचल होगा, तो हमें का मतलब जो यहाँ पर ये इवेंट हो रहा था, जो यहाँ पर थे, तो उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, बंगाल विभाजन में क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था, कर्जन था, ध्यान रखिए, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो कर्जन था। अब देखिए होता क्या है कि इस समय जब कांग्रेस की विभाजन हो जाती है, फिर ब्रिटेन में ये बातें होता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है भारत में ऐसा क्या चल रहा है, तो वहाँ पता चला कि हम बंगाल को डिवाइडेशन कर दिए, जिसके कारण भारत में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उस समय आप बता सकते हैं भारत की कैपिटल क्या था, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता था, भारत का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। अब होता क्या है, समय आता है 1911, ये इम्पोर्टेंट क्या है 1911, हाँ, इनमें ये बुक में आपको ये भी जाता है, दोनों आप देख सकते हैं, हालांकि मेरी ये है 1911 क्या होता है। अब भारत में स्वदेशी मूवमेंट चालू रहता है, इन स्वदेशी मूवमेंट को खत्म कराने के लिए जो ब्रिटेन के किंग थे, राजा थे, वहाँ जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ये किंग थे, इनकी जो वाइफ थी ना, इनकी वाइफ जो उनका नाम था मैरी गोल्ड, ये दोनों भारत में यात्रा करते हैं, तो अब ये भारत में यात्रा करेंगे। अब देखो ये भारत में यात्रा करेंगे, तो भारत में जब ये यात्रा करेंगे तो इनके स्वागत के लिए किसको होना चाहिए, ब्रिटेन लेके आते थे और राजा थे ये, तो भारत यात्रा करेंगे। जब भारत यात्रा करेंगे तो इनके स्वागत के लिए जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है ना, इनके मतलब इनके स्वागत के लिए वो बनाया गया था। गेटवे ऑफ मुंबई 1911 में इनके स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम मैरी गोल्ड के लिए, इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। ये आते क्यों है, वही स्वदेशी मूवमेंट जो हो रहा था इनके लिए। अब समझिएगा होता क्या है, जब ये आते हैं तो इन्होंने अनाउंसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि पहली बात ये कि जो इन्हें बातें पता था कि क्रांतिकारी ज्यादा निकलते हासिल तो किए होंगे कुछ, उनके बाद ये आते हैं और ये बोलते हैं कि अब हम बंगाल की विभाजन है ना, मैं इनको रद्द कर देता हूँ। देखो अगर ये रद्द ना करते तो आपको पता है क्या हो रहा था, मूवमेंट जारी था ऑलरेडी, जिनसे ब्रिटेन को हानि हो रहा था। तो ये क्या करते हैं कि ये आते हैं तुरंत, जो बंगाल को डिवाइडेशन हुआ था, बंगाल वेस्ट बंगाल जो डिवाइड किया गया था,
डिवाइडेड उन तीनों को ये कैंसिल कर देते हैं। अच्छा यही नहीं रुकते हैं, क्योंकि ये अपना क्या था, बंगाल अपना क्या था, कैपिटल था, बंगाल अपना कैपिटल था ना। ये करते क्या है, बंगाल की कैपिटल को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप बोलते हैं अब बंगाल कैपिटल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, बराबर। ये कैपिटल जो अपना था ना, ये कैपिटल चेंज कर देते हैं, कैपिटल जो अपना चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद कर देते हैं दिल्ली, बराबर। तो आते हैं मुंबई में, हाँ दिल्ली, हाँ मुंबई में आते हैं, आएंगे। अरे मुंबई में आएंगे क्यों, कहाँ से आएंगे, इस समय तो हेलीकॉप्टर था नहीं, आते हैं किससे, सिर्फ, और ये आते हैं अपने अरब सागर, वही आएंगे अपना यहाँ पर मुंबई में। तो चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद हम कर देते हैं वहाँ पे, यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। और दिल्ली में ये हम 1900 यहाँ से ये वर्क करने लगता है, लेकिन बाद में इनका भी नाम चेंज होकर हम रख देते हैं 1927 में हम रख देते हैं दिल्ली। इस समय ये दिल्ली का शहर बसाया गया और फिर ये चालू हो गया यहाँ से। तो दो अनाउंस हुआ था मुख्य रूप से। पहला ये कि 1911 में जॉर्ज पंचम मैरीगोल्ड इंडिवाई और ये किंग दोनों लोग आते हैं। सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया कि हम बंगाल को क्या कर देते हैं, रद्द करते हैं। बंगाल विभाजन जो है, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल, इनको हम क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। सेकेंड बात ये कि सबसे बड़ी बात, बंगाल के कैपिटल को ही चेंज कर दिया गया। जो बंगाल का कैपिटल कलकत्ता था, कोलकाता से बोला जाता था, उनको कलकत्ता, उनको कैपिटल को चेंज करने के बाद उस कैपिटल को कर दिया गया दिल्ली में। बाद में दिल्ली को हम न्यू दिल्ली कहा गया था 1927। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन बनता है, बराबर। अब आप देखिएगा होता क्या, अब यहाँ तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है, मतलब छोटे मोटे इवेंट होते रहते हैं, लेकिन हमने आपको लिखा होगी इंपॉर्टेंट इवेंट वाले। अब देखिएगा होता क्या है। अब मैं इस तरह इसी को बोला जाता है, दिल्ली दरबार ही यही बोला जाता है। दिल्ली मतलब जो ये आया ना, इन्हीं के याद में दिल्ली दरबार बनाया जाता है। ये आते दिन की यात्रा रहता है तो दिल्ली दरबार का भी नाम हम देखते हैं, बराबर। अब आगे देखिएगा, अब होता क्या है, देखो इस समय महात्मा गांधी, अच्छा इस समय ना महात्मा गांधी बहुत से अफ्रीका में काम कर रहे थे। फिनिक्स का इस्टेब्लिश करना अफ्रीका में किए थे 1905 में, अफ्रीका में। फिर होता क्या है, देखो अब महात्मा गांधी भारत आते हैं। हमने आपको इम्पोर्टेंट इवेंट में ये बता रहा हूँ। अब जो महात्मा गांधी है ना, वो आते हैं, महात्मा गांधी जो आते हैं 9 जनवरी 1950 गांधी बैंक, समझना गांधी जी। अच्छा आप ये सोचिए कि जैसे होता क्या था, अच्छा यहाँ तक तो चलो ठीक है, अपने यहाँ कुछ सही का मतलब ये था कि अपने यहाँ ब्रिटिश वैसा अत्याचार नहीं करते थे जैसे ब्रिटेन में अत्याचार करते थे। ब्रिटेन में साउथ अफ्रीका में होता क्या था, नेल्सन मंडेला जानते हैं, वही से साउथ अफ्रीका में ये होता था ना कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, आज भी वहाँ कम हो गया, वहाँ पर होता क्या था, गोरे लोग और काले लोग, जो ब्लैक एंड व्हाइट का ये ना बहुत ज़्यादा वहाँ चल रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट से वहाँ पे इन्हीं पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो अंग्रेज अफ्रीका में जाकर अपने कॉलोनियाँ बनाते हैं, जैसे भारत में कॉलोनी बनाते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, बाद में यहाँ पर व्यापार नहीं। देखो ब्रिटेन जो था ना, इनकी पहली जो नारा थी, स्लोगन हम कह सकते हैं, मतलब ये रुहान नहीं व्यापार, मतलब हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें व्यापार केवल करना है। ये उद्देश्य भारत में आएंगे। आप जानते हैं जहांगीर ने परमिशन दिया था, फिर हम उनकी बारे को समझ रहे हैं, फिर कोई ने बताना अपने लिए कितना बड़ा काम करना पड़ रहा था। फिर होता क्या है, महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। अफ्रीका में जब इतने बड़ी इवेंट हो रहा था तो लोगों को पता चला कि भारत का ही कोई व्यक्ति है जो कि अफ्रीका हमारा ना होते भी वो अफ्रीका के लिए लड़ रहा है, बराबर है ना। तो सोचो जो व्यक्ति भारत के बाहर, मतलब भारत का व्यक्ति ही है, लेकिन वह एक व्यक्ति रहमतुल्लाह एक नाम है, जो कि वहाँ के व्यक्ति थे, जिनका वो केस लड़ने के लिए गए थे। तो महात्मा गांधी
जब वहाँ कर रहे थे ना, तो भारत में आम नागरिक को या जितने भी लीडर यहाँ के थे सबको पता चला था कि भारत के एक व्यक्ति जो कि अफ्रीका में अंग्रेजों को परेशान किया है। तो अब आप सोचिए कि जब महात्मा गांधी भारत में आएंगे तो लोगों का महात्मा गांधी के प्रति कैसा विश्वास होगा? बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात पड़ेगी, वो उनके अंदर पहुंच चला जाएगा, क्योंकि उनको ये महसूस होगा कि ये व्यक्ति जो अफ्रीका में गया था, अफ्रीका में अब ब्रिटेन को परेशान किया, तो जब वहाँ का नागरिक भी नहीं था, लेकिन अब भारत उसका है, बराबर है ना। अब भारत उसका है, तो भारत जब उसका है तो फिर वह भारत के लिए क्या करेगा? भारत के लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए जब महात्मा गांधी आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो महात्मा गांधी इसी दिन प्रवासी डे बनाया जाता है। पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी डे। हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, प्रवासी डे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1905 को मनाया जाता है, समझिएगा। महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी के जो गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल जो गुरु थे, उनका नाम था ये गोपाल कृष्ण गोखले। जो इनके गुरु थे ना, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ये आते हैं। और इनके जो टीचर थे ना, टीचर कौन से? पॉलिटिकल रूप से ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, समझिएगा। ये इन्होंने क्या बोला, पहले आप ये समझ लें कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? एक्चुअल डेट याद रखना, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आते हैं, बराबर। महात्मा गांधी आते हैं, फिर उन्होंने, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी डे। होता क्या है? होता ये है कि 1916, अब देखो यहाँ से बहुत मोमेंट उठेगा। 1916 में एक साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, आप जानते हैं ये नाम सुने? इनकी स्टैब्लिश होता है साबरमती आश्रम। क्या होता है ये? 1906 में यहाँ लिखते हैं स्टैब्लिश, स्टैब्लिश होता है, स्थापना होता है। साबरमती आश्रम स्थापना होता है। कहा जाता है कि ना, जब आगे हम पढ़ेंगे, एक तो प्रेसिडेंट वहाँ का अमेरिका का पत्रकार था जिनका नाम था वेब जॉर्ज, उसका नाम था वेब जॉर्ज, जिनको महात्मा गांधी को मीडिया था, जिनको महात्मा गांधी इसी आश्रम में रखते थे। बाद में हुआ जो मीडिया अंग्रेज का जितने भी बड़े बड़े इवेंट होते थे, या अंग्रेज को भी पैसा, जैसे चली वाला बात हत्याकांड, इन सब कांड को ये क्या करता था, शूटिंग करता था, कवर करता था, फिर बाद में विदेशों में इनकी बातें हुआ करता था बड़ी लेवल पर। तो इसी में ला करता था। हम पहला समझेंगे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। पहली बात ये हो गया। किस जगह हुआ था? तो बोलेंगे ये गुजरात में हुआ था। कहाँ पर है ये? गुजरात में, बराबर। गुजरात में भी किस, कहाँ? तो बोलेंगे अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी किस रिवर के पास, जो रिवर का नाम है, रिवर, उस रिवर का नाम है साबरमती। नाम से ही पता चल रहा है साबरमती आश्रम। साबरमती एक रिवर है जो कि अपना कहाँ पर है? हाँ, साबरमती अहमदाबाद को उसी किनारे, साबरमती जो रिवर थे उस रिवर की किनारे साबरमती रिवर, हाँ नाम था, वो उसी के कारण इसका नाम दिया गया था साबरमती रिवर, जो कि ऐसी रिवर है, ये अपना जो ये जाकर गिरता है कहाँ पर? अरेबियन सी, बराबर ना, फ्लाइट पे देखेंगे अरेबियन सी, वहाँ भी जाकर गिरता है। अब समझिएगा फिर होता क्या है। अब महात्मा गांधी बड़े बड़े इवेंट वहाँ करके आए थे। तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कहाँ रहे हैं? आप फॉरेनर में रहे हैं, विदेशों में रहे हैं, आप भारत के बारे में तो जानते नहीं हैं। देखो, भारत की एक बहुत रोचक चीज़ है,
भारत में स्टेट और हालांकि उस समय स्टेट और यूपी के बारे में तो बहुत ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम देश आज़ाद होता है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तब जाकर हम अपने स्टेट और यूपी को बनाते हैं, है ना। तभी तो हमने स्टेट यूपी को बनाया। उससे पहले हमारे पास छोटे छोटे पार्ट के रूप में थे। तो महात्मा गांधी ने बोला जिनमें बहुत सी विविधताएं थी, मतलब जिनमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, जैसे गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री भाषा, यूपी में खड़ी भाषा उर्दू भाषा, है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान का अलग भाषा उर्दू भाषा जिसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी देश थे सब अलग अलग। उस समय म्यांमार भी अपने पास ही था। म्यांमार अपने यहाँ से जो डिवाइड हुआ था, म्यांमार आज देखते हैं, अभी म्यांमार में भूकंप आया था, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका वीडियो बनता है। म्यांमार में भूकंप आया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था उस मोमेंट को कवर करने के लिए। तो म्यांमार अपने यहाँ 1937 में म्यांमार भी अलग हुआ था। तो ये सब भारत में थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से बोले कि देखिए ऐसा है, आप जानते नहीं हैं, आप भारत के कल्चर के बारे में अच्छे से पता नहीं है, भारत के लोगों के बारे में आपको पता नहीं है, इनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है इनके बारे में आपको पता नहीं है। आप ऐसा करिए, आप 1 ईयर तक, 1 साल तक आप पूरे भारत में भ्रमण कीजिए, ट्रेवलिंग कीजिए। जब आप ट्रेवलिंग करेंगे, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, तब आपको पता चलेगा। जब आप जन जन से लोगों से मिलेंगे, जन जन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जब आप प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, तब आपको उन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में क्या पता चलेगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। आप इनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। जब आप इनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी तो आप उन प्रॉब्लम की समस्याओं को हल कर पाएंगे। और जब आप उनके बारे में जानते हैं, जैसे हमें कोई समस्या आया है, उन समस्याओं के बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे हम निपटारा कर पाएँ, या समस्या क्यों आए, तो हम निकाल पाएंगे उससे, नहीं निकल पाएंगे। उसने इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सुझाव दिया, आप पहले 1 ईयर तक भ्रमण कीजिए, पूरे भारत में भ्रमण कीजिए। भ्रमण करने के बाद तब आपको आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है पहले। तो तब जाकर जैसा आपने वहाँ पर अफ्रीका में किया था, वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब समझिएगा, 1 साल तक महात्मा गांधी ये पहले यहाँ आए थे, उसके बाद 1916 में ये करते थे, महात्मा गांधी भ्रमण में थे। अब महात्मा गांधी जब भ्रमण में थे तो होता क्या है, इस समय ऑलरेडी ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, अपनी हुकूमत कर रहा था, जैसा वह चाह रहा था उनके अंदर मुझे करना पड़ रहा था। मतलब अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब मेरे अनुसार मेरे मन का भी काम नहीं था, फिर भी मुझे करना पड़ रहा था। जैसे होता क्या है, आप नाम सुने होंगे चंपारण, चंपारण नाम सुने ना, आप समझिएगा। फर्स्ट मूवमेंट भारत में महात्मा गांधी का यहीं से स्टार्ट होता है। चंपारण, चंपारण ये कहाँ पर है, बिहार, समझिएगा। चंपारण की जगह है बिहार में। समय है जो ये ना, ये समय है 1970, 1970। देखिएगा मैंने क्या कहा, चंपारण बिहार, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, चंपारण वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। होता क्या है, देखिए होता ये है कि चंपारण में नील की खेती होता था। नील मतलब समझ रहे हैं, इंडिगो, इंडिगो नील की खेती। अरे व्हाइट शर्ट होता है, उसमें नील डाल दिया जाता है, ब्लू कलर का। बहुत कम देखेंगे अब तो नील, एक आता है जो नीली बटन, हाँ नीली बटन वही है, वह दरअसल उनकी खेती किया जाता था, समझ में आ रहा है। इनको खेतों में उगाया जाता था। होता क्या है, अच्छा नील की खेती का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, आज भी होता है ये। नील की खेती का मतलब कि जिस भी जमीन पर उस खेती को किया जाता है, एक पैदावार के बाद उस खेत पर कोई और भी अन्य उत्पादन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हम गेहूँ खेत में लगाते हैं, फिर हम गेहूँ काटने के बाद पहले धान लगाते हैं, धान मतलब समझ रहे ना, धान लगाने के बाद हम धान को हटाते हैं तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, गेहूँ। फिर गर्मी के मौसम में कुछ और लगा देते हैं, मतलब हम कंटिन्यू अपना कार्य कर पाते हैं। लेकिन आप सोचें कि आप नील की खेती कर रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ, आप नील की खेती कर रहे हैं, तो नील की खेती जिस खेत में होता है उस खेत को बंजर बना देता है। मतलब बंजर का मतलब अब उसमें और कोई उत्पादन होगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन आपसे कि आप ऐसे खेती
करेंगे कि नहीं? आप ये बताइए, क्या करना चाहेंगे? नहीं। मान लो आप कर रहे हैं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं, हमने कहा हम नहीं करना चाहते, ठीक है, वो बात की बात हो गई, लेकिन मैं बोलूँ मैं कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? ऐसा लॉजिक क्या होगा कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं कर रहा हूँ। याद देखो, दो बात आएगा। नील की खेती करना हमें डिसएडवांटेज है। पहली बात, डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि नील की खेती करने के लिए भूमि बंजर हो जाती है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तभी तो मैं करूँगा। आप सोचिए, नील की खेती में कर रहा था, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तभी, लेकिन अब हम सोचोगे, हम उस समय में एक व्यक्ति थे और हमारे ऊपर कंट्रोल ब्रिटेन का था। ये मोमेंट जो होता है, मोमेंट का कारण भी है, अभी मैं आपको कुछ समय बाद बताता हूँ, आपको समझ में आने लगेगा। ब्रिटेन में पूरे विश्व में देखो क्या होता है, भारत आज भी नहीं, पहले भी, उस समय तो, और भारत उस समय होता क्या था, उस समय जो विश्व की सबसे अच्छा अगर कोई इंडिगो था, इंडिगो का मतलब नील, पूरे विश्व में यदि कहीं सबसे अच्छा उत्पादन का इंडिगो था या क्वालिटी में हम बातें करें तो वह था बिहार का, मतलब भारत का, बराबर। भारत का जो सबसे अच्छा है आपका इंडिगो था, होता ये कि रूस में, अच्छा भारत की सबसे बेस्ट है, रूस में भी था, रूस सेकेंड नंबर पे था, हम सपोर्ट करते हुए सेकेंड नंबर पे था। जब रूस अपने जो भी उनका नील की खेती का जो भी उनका मतलब रेट था, उस रेट को ही इंक्रीज कर दिया, यहाँ तक किया कि भारत से भी वह ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। समझ रहे हैं? जैसे हम आज आप कोई भी ब्रांड बताइए जो अच्छे ब्रांड के हो, कोई भी आप देखते हैं, तमाम ब्रांड है अपने यहाँ भारत में, विश्व में भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, सब जानते हैं। कुछ ब्रांड का ही दाम अगर बढ़ दिया जाए, मतलब ब्रांड के ट्रू कॉपी का दाम बढ़ा दिया जाए, तो ब्रांड क्या करेगा? वो अभी तो बढ़ाना पड़ेगा उसे, बराबर है ना? आप सोचिए कि जब विश्व में सबसे अच्छा अगर कोई उत्पादन होता था या सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई इंडिगो होता तो वह था बिहार का, चंपारण का, बराबर है। लेकिन रूस जो था उस समय, हालांकि यूएसएसआर रूस नहीं था, यूएसएसआर नाम बोलेंगे, ये यूएसएसआर था, और ये यूएसएसआर अपनी नील के दामों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यहाँ तक कि भारत के भी रेट से बढ़ा दिया, ठीक है। तो भारत क्या करेगा? भारत मतलब भारत के नागरिक जो इसकी खेती करते थे वह इनके रेट को बढ़ाने का काम करेंगे नहीं, वो अभी तो डिमांड करेंगे, वह क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, और जब वह डिमांड करेंगे तो अब उन डिमांड वह डिमांड करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि खेती किसके लिए होता था? कंट्रोल कौन करता था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटेन ये करता था, देखो इसलिए लड़ाई हुआ था ब्रिटेन में। पहले तो मैंने ये समझ गया कि रेट बढ़ा दिया गया, जब रेट वहाँ बढ़ाया गया तो मैं अपना रेट बढ़ाना चाह रहा था, जब मैं अपना रेट बढ़ाना चाह रहा था तो मेरे रेट को मना कर दिया गया भाई ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। फिर होता क्या है, ब्रिटेन यहाँ पर 3/20 एक कटिया मजदूरी से बोला जाता है, 3/20 मतलब समझ रहे हो, टोटल 20 और उनका 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट केवल मतलब सोचो, हमारा खेत हम यहीं पर काम कर रहे हैं, हम यहीं पर इंडिगो की खेती भी कर रहे हैं, और हमें इस पार्ट का टोटल पार्ट का केवल 3% मिल रहा है। अगर मैं इसे 100% बोलूँ, मैं बोलूँगा 3%, मतलब 3 भाग। तो अब आप सोचें, हर एक चीज़ आप उसी समय एक साथ हो रहा है, कभी तो ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था एक प्रकार से, मतलब हमारा ही खेत, हम ही मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन जब उत्पादन हम दूसरे से पैदावार हो रही है तो हमें 20 भाग में से केवल 3 पार्ट मिलता है। पहले तो अब हमें ये तो नापसंद होगा, बाकी आप बोलेंगे सर और कहाँ गया, तो मैं बोलूँगा ब्रिटेन के पास, और भाग ब्रिटेन ले लेता था, 70% इंडिया ले लेता था, परसेंट में जो समझ रहा था 75 ब्रिटेन ले लेता था। मैंने उसका विरोध किया, मैंने मतलब ब्रिटेन जो वहाँ के चंपारण के लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया, जाहिर सी बात है विरोध करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब मैंने सब कुछ मैंने किया तो आपको वह भी तो मेरा भी होना चाहिए। पहला विरोध इसके लिए होता है, दूसरी विरोध इसलिए होता है कि जो रूस था, मतलब क्योंकि यूएसएसआर था, वहाँ पे रेट बढ़ा दिया गया, जब वहाँ पे रेट बढ़ाया गया तो यहाँ पे रेट नहीं बढ़ाने दिया गया। क्यों नहीं बढ़ाने दिया गया? क्योंकि ब्रिटेन को पता था यदि ये रेट बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और
जब हम ज़्यादा पैसा देंगे तो भारतीय के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। मतलब ब्रिटेन का एक ही एम था कि जितना ज़्यादा हो सके भारत को उतनी ज़्यादा क्या किया जाए, लूटा जाए, उनका शोषण किया जाए, वो करके यहाँ से पैसा ज़्यादा ब्रिटेन भेजा दिया जाए। इसलिए यहाँ के प्रोडक्ट को ये लेता था, रॉ मटेरियल को लेता था यहाँ से और ले जाकर ब्रिटेन भेजता था और ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वापस भारत में लाता था। जो यहाँ पर वह 10 रुपीज़ में लेता था, वहाँ पर ब्रिटेन में वापस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वापस लाके यहाँ पर कितना बेचता था, 600 में बेचता था। 10 गुना 100 गुना आप बोल सकते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो ऐसे चीज़ें आपको तो ऐसी चीज़ों में क्या मेरा विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत के समझ लो कि उस समय जो भारत की ट्रेडिंग हुआ करती थी 19% हुआ करती थी उस समय 19%। मतलब ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 प्रोडक्ट बन रहा है, 19 प्रोडक्ट भारत का आता था। तो हमें कितनी अच्छी चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन क्या की, इस कला को धीरे धीरे समाप्त कर दी, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे काम करने के जो देखो हम क्या थे, हम मैनुअल थे और ब्रिटेन क्या करते, अपने आगे जाकर मशीनों से बनवाते थे और फैंसी बन जाता था। तो और हमारे बनाने में टाइम लगता था और ब्रिटेन की फैंसी बनता था कम समय में, थोड़ा सा रेट हायर कर देते थे। तो लोग अपने प्रोडक्ट अपने ही कला को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो हमारी जो हुनर थी वो समाप्त हो गई। इसलिए आज देख तो हर एक कार्य हर एक लोग करते हैं। लेकिन पहले देखना, पहले समय में हमारे दादा के समय में ऐसा नहीं होता था। वह लोग अपने जो उनका कार्य था वो वही करते थे, मतलब उनके ब्लड में था कि जैसे कोई बाल काटने वाला होता है, जो शर्मा राहु किसी होते हैं, वो होता है तो वो बाल काटने वाला ना वही कार्य करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं, हर जो जिसको जो काम मिल रहा है सब काम कर रहे हैं सिवाय पैसे के लिए, है ना। तो ये चीज़ें उसी समय था। तो चंपारण जो बिहार को मतलब कि ये हुआ था इंडिगो के देने के लिए। मैं बोल सकता हूँ किसके लिए होता, इंडिगो के जो हुआ था, इंडिगो के लिए हुआ था। अब होता क्या है, इससे वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे, कहाँ के, चंपारण बिहार के। जब ये परेशान होंगे तो इनको एक आइडिया आता है, इन्हें समझ में आता है यार भारत में एक व्यक्ति आया है महात्मा गांधी। ये वही व्यक्ति है जो ब्रिटेन में जो अफ्रीका में ब्रिटेन को परेशान किया था। तो अगर मैं इनसे गुहार करूँगा, अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो ये हमारे लिए भी तो कार्य करेंगे, क्योंकि अब तो हम बांटते हैं, वो भी बांटते हैं। जब वो अफ्रीका में जाकर ऐसा कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर बुलाऊँ तो हमारी समस्याओं को क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूछता है बुलाया कौन था। मतलब अगर मैं बोलूँ काल के लिए राम प्रसाद शुक्ल, राम प्रसाद शुक्ल, यही हीरो कहे जाते हैं चंपारण। इन्होंने एक महात्मा गांधी को बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी को बुलाते हैं, मतलब ये काल करते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को ये बुलाते हैं, महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। अगर पूछता है महात्मा गांधी के द्वारा, ये देखो एनडीए भी सर पूछा था 2025 में। अभी अब यहाँ से ये क्वेश्चन बना था कि सेक्रेटरी दिया हुआ था कि कौन कौन से सेक्रेटरी आर्डर करो कि ये कौन किसके बाद किया जाता है। तो पहला ये इम्पोर्टेंट कब, 1917। अभी हम लिखवाएंगे गांधी जी को, समझिएगा। तो चंपारण बारे में समझ में आया। चंपारण जब महात्मा गांधी जाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बात होता है, बाद में डील तय होता है, बाद में महात्मा गांधी इनको खेती करने के लिए मना कर देते हैं। मतलब रिजल्ट ये आता है कि अब हम वही किसानों को खेती कर पाएगा जो उनके लिए क्या करेगा। हाँ, जो जिनको लगता है हाँ मुझे प्रॉफिट है तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। आप मतलब हम हमारा मन होगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट होगा तभी हम करेंगे। और जाहिर सी बात यही है। तो महात्मा गांधी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह, मैं बोलूँगा ये जो था महात्मा गांधी का ये फर्स्ट सत्याग्रह था। क्या था ये, फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा पहला इनका सत्याग्रह था। कौन सा, चंपारण बिहार का। अब समझिएगा इसके बाद क्या होता है। अब बैक टू बैक महात्मा गांधी स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके बाद हम देखते हैं यहाँ तो समझ में आ रहा पूरा टोटल।
ये कहानी रही चंपारण जो मैंने इस पर दिया, इनका रिजल्ट आपको पता चला। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे ये होता है कि सेकेंड इवेंट होता है, बैक टू बैक 3 अब कंटिन्यू होता रहेगा। अब आता है अपना अब भारत में आता है मील मजदूर, मील लेबर एक प्रकार से कर सकते हैं। लेबर जो होता है इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्या बोल सकते हैं मील मील मजदूर आंदोलन। अब इनके बारे में समझिए, ये भी कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, ये मील मजदूर मूवमेंट होता कहाँ से है समझिएगा। जो प्लेस था, ये प्लेस था खेड़ा अहमदाबाद में से। अहमदाबाद AMD लिखते हैं, केवल 60 सेकंड लिखते हैं। AMD अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट कहाँ होता है अहमदाबाद। देखिए अच्छा, आप नोटिस करेंगे वर्ल्ड में इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे, इस समय पता सकते हैं वर्ल्ड में बहुत बड़ा हलचल था। क्या हो रहा था वर्ल्ड में, समय का वही अब टाइम दे दीजिए। जो ये समय था ना, ये ईयर की बात करो तो 1918 चंपारण का पूरा था 1917 और ये हुआ 1918 में। इस समय वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1940 से 1918 तक, ठीक है, ये हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी ना जितने भारतीय थे ना, इनमें शामिल कराने के लिए महात्मा गांधी ने मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी लोग भारतीय अगर सैनिक जा रहे थे, किसी कहने पर अप्रूवल जो दिए थे वो महात्मा गांधी दिए। महात्मा गांधी ने बोले थे, इसलिए ये महात्मा गांधी पूछा जाता है कि किसके कहने पर महात्मा गांधी ने कारण भी था। ये लोग बोले थे कि अगर आप ये बोले थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो हम आपको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, मतलब हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। एक जाल था, एक ट्रैप था, ट्रैप के हमें फंसाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वार होगा। अच्छा, वार होगा तो उसमें मृत्यु किसका होगा, सैनिकों का ना। तो सैनिक यदि भारतीय रहेंगे तो फिर मृत्यु हो ही जाता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए वो देते थे यहाँ पर लालच देकर कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। और जो भी सेना जाते थे युवा के बस सोचते थे मैं आज़ाद हो जाऊँगा, जरूर ठीक है, आने वाला कल आज़ाद हो जाएगा, इसलिए जाते थे। इस समय होता है मील मजदूर आंदोलन, प्लेस था अहमदाबाद और समय था 1918। होता क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था, इस समय चालू था। और वर्ल्ड वार जब वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो यहाँ के ज़्यादा लोग कहाँ चले गए, वार में। जब ज़्यादा वार में चले गए, लेकिन देखो ब्रिटेन से मेन काम क्या था उसका, भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन को लेना और लेकर ब्रिटेन में भेजना, मेन काम होता है ये क्या करता है, जब मैक्सिमम लोग ना भारत से मैक्सिमम लोग चले गए वर्ल्ड वार में, समझना, जब मैक्सिमम लोग वर्ल्ड वार में चले जाएंगे, नाम से ही पता चल रहा है मील मजदूर मूवमेंट, नाम से ही पता चलता है कि मील मजदूर आंदोलन, मतलब मील में जो भी लेबर लोग यहाँ रहते होंगे वो मूवमेंट किए हैं, वो आंदोलन किए हैं। अब आप सोचो किस लिए हुआ होगा। अब देखो होता क्या है कि जब ये मूवमेंट
जब ये हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तो बहुत से लोग चले गए, तो जो कंपनी में कार्य करने वाले थे, जो कंपनी में कार्य करने वाले थे, मैन पावर की कमी हो गई। जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बाहर में चले जाएंगे तो ब्रिटेन का काम क्या था? ब्रिटेन का काम था कि हमारा प्रोडक्शन हमें मिलता रहे। वो अब इस समय क्या दिमाग लगा देता है, वो ये बोलता है कि ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले गए, यहाँ काम करने के लिए कोई राजी नहीं था, बहुत कम लोग थे, और जब कम लोग थे तो प्रोडक्शन रुकना चाहिए, उन्हें तो प्रोडक्शन भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये बोलेंगे ऐसा है कि आप काम करिए, आप मिल में क्या करिए, आप काम करिए, हम आपके सैलरी को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही समझ लगा सैलरी सपोज करना ये कि उस समय अगर किसी व्यक्ति का 100 रुपये था, कब? जब ये मूवमेंट नहीं हुआ था। फिर ये मूवमेंट होने लगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, लोग चले गए, मैन पावर की कमी हुई। जब मैन पावर की कमी हुई, जिन लोगों की सैलरी ये था, तो ब्रिटिश होता है यार, अगर सब लोग चले जाएंगे तो फिर कार्य बंद हो जाएगा, तो अब मजदूर ये चलना भी चाहिए, तो रुकेंगे कैसे? ये बोले कि ऐसा है कि हम आपके सैलरी को क्या कर दे रहे हैं, 50% बढ़ा दे रहे हैं, 50% क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, इनका 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अब जो न्यू सैलरी हो गया इनका, जो न्यू सैलरी हो गया, सपोज करो 150 रुपीज हो गया, यही तो होगा, 50% का मतलब इतना रुपया हो गया। चलो अब लोग काम करने लगे, प्रॉपर काम होने लगा। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, इस समय वर्ल्ड वॉर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये बातें कब थी? तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो बढ़ाया गया था, ये तब बढ़ाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक चल रहा था। और इस समय इन समय के बीच में ब्रिटेन की जो आम व्यक्ति की सैलरी 100 रुपीज थी, उसकी सैलरी कितना हो गया? लेकिन जैसे ही ये वार समाप्त हो जाता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही समाप्त हो जाता है, अंग्रेज भी क्या कर देते हैं, वापस सैलरी को डिक्रीज करके 100 रुपीज कर देते हैं। अब आप सोचे, अब आप अपने ऊपर लें, आप, मैं ये बताता हूँ अपने ऊपर लेना, जब आप या हम किसी कंपनी में सेलेक्ट हुए, काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी 100 रुपीज हुआ, मान लो उस समय के लिए 100 रुपीज बहुत था, हमारी सैलरी 100 रुपीज हुआ। हर साल सैलरी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मानते हैं सैलरी ना भी बढ़े तो एक बात होता है, चलो ठीक है, 1 साल सैलरी नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचें कि जिस कंपनी में हम सब काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और वह कंपनी जब विशेष परिस्थिति में हो, मतलब किसी मुसीबत में हो, और हम सब वहाँ दिन रात खड़े हुए उसका हेल्प किए, उस केस में मेरी सैलरी बढ़ाई गया, बराबर है। फिर जब उस कंपनी की मुसीबत समाप्त हो गया, फिर सैलरी वापस से मेरा कम कर देता है, तो मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा हमें? आप बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हुआ, आप तुरंत कंपनी को क्या बोलेंगे, मैं कंपनी को रिजाइन कर दूंगा। आज तो यही हुआ ना, मैं कंपनी को रिजाइन कर दूंगा। लेकिन जो उसमें वहाँ के मजदूर काम करते थे, उनकी तो डिपेंडेंसी भी यही थी। तो लोगों ने उनका क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगा तब तो आपने 50% किया, अब आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन्होंने लोग इनका मूवमेंट किया, इनकी क्या किया, इनकी लोग ने इनका विरोध किया, और विरोध में फिर महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। समझिएगा, महात्मा गांधी अभी पहला कहाँ किए थे, महात्मा गांधी फर्स्ट कहाँ किए थे, फर्स्ट तो चंपारण से किए थे। लोगों को उम्मीद भी पड़ गई, और जब लोगों को उम्मीद पड़ी तो लोगों ने फिर मिल पर आंदोलन में बुलाया उन्हें, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि महात्मा गांधी आएंगे तो फिर मेरे लिए कुछ करेंगे, और मेरे लिए कुछ करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। महात्मा गांधी आते हैं, इनके बीच में बातें होता है, और जब इनके बीच में बातें होता है, जाकर मामला डन होता है। इस पर महात्मा गांधी बोलते देखो ऐसा है ना, तो आपका बराबर ना, देखो क्या होता है। फिर होता क्या है कि इसी बीच में ये 50% हुआ था, इसी बीच में जो ब्रिटेन था ना, ये देखा कि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो 50% था ये तैयार होगा कि चलो ठीक है, मैं कम से कम एटलीस्ट 20% होगा, समझ रहा? हाँ, तो चलो ठीक है, 50% नहीं कम कर रहे, अब 20% दूंगा, 30% फिर भी कटौती। महात्मा गांधी को जब बुलाया गया तो महात्मा गांधी दोनों की बातें समझी,
फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि अब क्या ही करते हैं। महात्मा गांधी प्रयास किया और हुआ क्या, डन नहीं हुआ तो महात्मा गांधी बोलते हैं चलिए ठीक है, ना तो आपका ना तो 3 लोगों का, क्योंकि इसका डिमांड था कितने का, 50% का, और तो उसका डिमांड था 20 का। महात्मा गांधी का ना तो आपका ना तो इनका, चलिए हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं और मामला इन पर क्या हो जाएगा, डन किया जाएगा। हाँ, और इसी पर क्या हो जाता है, डन हो जाता है। तो सैलरी 35% किया जाता है। तब जाकर ये मोमेंट क्या होता है, रुकता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं एक कहानी रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, रियल भी है। जैसे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे कि अभी ये मजदूर मोमेंट रुका क्यों था, क्या कारण था महात्मा गांधी गए थे, क्या कारण था कि मजदूर लोग हड़ताल कर दिए थे, तभी तो पता चलेगा। तो यही था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, मिल मजदूर मोमेंट कब होता है, कब होता है, 1918 में। कहाँ पर होता है, अहमदाबाद में, ठीक है। सैलरी 50% बढ़ा दिया गया, सैलरी नहीं पूछता है कितना, बस ये पूछता है कि कितने परसेंट बता दूंगा था, तो वो नहीं थे। इनके लिए कौन गए थे, महात्मा गांधी। सीक्वेंस याद रखिएगा, 12 मिल मजदूर था, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी इसी साल एक और मूवमेंट होता है। अब क्या होता है देखिएगा, अगर आपको लिखना होगा तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। आगे देखिए आप, अब यहाँ तो इसका काम हो गया था, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं 40 देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब आता है मिल मजदूर आंदोलन हो गया। अब हम समझेंगे खेड़ा आंदोलन। ये क्वेश्चन एमबीए में पूछा था इस साल, का सीक्वेंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्वेंस का महत्व समझिएगा। 1917 हो गया, 1918 हो गया। अब 1918 में क्यों एक केस होता है, 1918 में होता है खेड़ा, खेड़ा मूवमेंट, इसे बोलेंगे खेड़ा आंदोलन। क्या बोलेंगे इसे, खेड़ा आंदोलन। समझिएगा ये होता कहाँ है, प्लेस ये होता है, देखो खेड़ा एक जिला है, यह भी है गुजरात का, अहमदाबाद के पास है, गुजरात। ठीक है, गुजरात देख लीजिएगा, ये गुजरात में ये होता है। कहाँ पर होता है, गुजरात में। कब होता है, समझिए इसमें होता क्या है। अब इनकी कहानियां बनता है कि आखिर हुआ क्या। खेड़ा जो ये प्लेस था ना, ये उस समय क्या होता है, ये गुजरात में था। उस समय होता ये है कि जो खेड़ा प्लेस था, उस खेड़ा प्लेस में आ गया, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ जाएगा तो उत्पादन होगा, सूखा पड़ने का मतलब पानी नहीं है, उत्पादन हो जाएगा। होता क्या था, इसे पता समझना, पहले जो ब्रिटिश लोग रहा करते थे ना, हम लोग पर टैक्स लिया करते थे, जिन्हें बोला जाता था लगान, मतलब रेवेन्यू, ये वसूल लेते, हम सबसे टैक्स लेते थे। हाँ, लैंड टैक्स, मतलब लैंड टैक्स लेते थे। हाँ, लगान। अब देखिए मैं ना, ये उसी पता समझिएगा कि होता क्या है कि ये लगा लेते हैं, और जो लगान था ना, समथिंग लगान वो लिया करते थे। अगर मैं टैक्स की बातें करूँ एक प्रकार से, रेवेन्यू या टैक्स बोलते हैं उसे, हम आज भी वर्ड में टैक्स बोलेंगे, पर समथिंग 6.5% ऐसे ही कुछ था। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कितना परसेंट, तो मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ। ये लिया करते थे, लोग देते थे। अब आप समझे ये बात कि हम टैक्स कब देंगे। पहली बात, हम टैक्स किसके लिए देते थे, आप बोलेंगे सर हम टैक्स जब हम किसी अपने लैंड पर जो भी हमारे प्रोडक्ट जनरेट होते थे या उपज हमारे जो भी होते थे, जैसे गेहूँ चावल जो भी हो, इनकी जब होती थी, जब हम पैदावार होती थी तभी तो हम लगा देते थे। अब हम आपसे बोले कि पैदावार हुआ ही नहीं, कि आप लगा देंगे,
बोलेंगे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, जब हुआ ही नहीं, मुझे ही नहीं मिला तो मैं आपको क्या दूं? एक लोग बोलेंगे कि जब मुझे ही नहीं मिला, जैसे मुझे कुछ मिलता तो मैं सोचता चलो यार कुछ तो मिला, कुछ अब दे ही देते हैं। लेकिन आप सोचो कि हमें 1% ही नहीं मिला तो मैं क्या दूंगा? नहीं दूंगा। अब समझिएगा, जब ये खेड़ा मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सूखा पड़ जाता है। रीजन में अगर मैं देखूँ, रीजन में तो वहाँ पे क्या पड़ जाता है? सूखा हो जाता है, सूखा अकाल। आप समझिएगा इसके बारे में, सूखा मतलब समझ रहे ना? ये था। अब ब्रिटेन इन पर होता क्या है कि जो भी अधिकारी था पहले निरीक्षण होता था, जैसे डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया जाता था, पहले वो उस एरिया का सर्वे होता था कि चाहिए उस एरिया में देखिए पिछले साल के अपेक्षा क्या होगा है। तो जो वहाँ का अधिकारी था, वो अब क्या किया, वो उस एरिया में गया ही नहीं। समझ रहे? जैसे मालूम है ये क्या था, मैं किसी कार्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, आज भी मैं आपको प्रेजेंट का बात बता रहा हूँ, और मेरा कार्य है फील्ड वर्किंग का, कि आप उस एरिया में जाइए, उस एरिया में, और मैं हर वीक में किसी न किसी एरिया में जाता था। और मुझे पता है कि सेकेंड वीक में मैं उस एरिया में हमेशा जाता था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक भी हमें वहाँ जाना है उस एरिया में, लेकिन मुझे काम पड़ गया। मैं सोचा कौन जाए, चलो ठीक है पीछे वाला रिपोर्ट देख कर लगा देते हैं। पीछे का देखते हैं रिपोर्ट, जो पिछली बार गया था, जहाँ पीछे का 2-4 देख लेते हैं क्या सिस्टम उसका है, होता है जैसे मैथ लगाते हैं तो सेक्वेंस देखते हैं, सेक्वेंस पता नहीं रहता है। ऐसे ही मैं देख लूँगा कि पीछे क्या हुआ था, उसी का अच्छा रिपोर्ट लगा दूंगा। ऐसे ही वो ब्रिटिश अधिकारी जो था वो यही किया। तो अब क्या किया, वो खेड़ा नहीं जाता है, वो खेड़ा नहीं जाता है टैक्स के लिए, वो केवल उसको निरीक्षण करना था, सर्वे करना था। वो नहीं गया, वो पिछले साल का रिपोर्ट देखा कि पिछले साल किसका पैदावार क्या था, तो अधिकार कि पिछले साल ठीक था, तो बोला जब पिछले साल ठीक है तो इस साल भी ठीक ही होगा। उसे क्या पता कि सर खेड़ा क्या हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो वो सोचा कि जब पिछले साल सही था तो इस साल भी सही होगा, और वो क्या कर देता है, वह रिपोर्ट लगा देता है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा खेड़ा में और अच्छा ज़्यादा उत्पादन हुआ है। समझ रहा है? और ज़्यादा उत्पादन हुआ है। ये बात कहाँ गया, हाई कमीशन ऊपर गया, तो वहाँ से टैक्स क्या आएगी, पिछले साल से अपेक्षा ज़्यादा आएगी कि कम आएगी? जब ज़्यादा उत्पादन हुआ तो टैक्स भी तो ज़्यादा आएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब वहाँ से जब टैक्स वसूलने के लिए आता है और वो लोग लगा देते हैं 23%। समझ रहा है? जब ज़्यादा हुआ है तो टैक्स अब कितना दो, 23%। अब आप सोचें कि आपके पास 1% भी उत्पादन नहीं है तो आप 23% कैसे देंगे? हमारे पास क्या विकल्प रहेगा? हम आंसर पे बैठ जाएंगे, यही तो करेंगे ना, हम आंसर पे बैठ जाएंगे कि मुझे पता है कि आप कुछ भी करिए, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से? लोग आंसर पे बैठ गए, टैक्स है ही नहीं। जब टैक्स नहीं दिया, लोग आंसर पे बैठ गए, तो वहाँ का जो अधिकारी था उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि टैक्स वहाँ से आया नहीं, तो वो लोग अंदर में बैठे हैं। बोले क्यों? तो बोले कि ऐसा जमा बता रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हमारा उत्पादन नहीं हुआ है। तो फिर दोबारा रिजार्च होता है, दोबारा सर्वे फिर होता है, और सर्वे में होता है जब, तो सर्वे में पता चलता है कि इस साल तो वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, मतलब जो अधिकारी रिपोर्ट हमें लगाया था वो झूठा रिपोर्ट, उस झूठा रिपोर्ट के कारण ये ऐसा मूवमेंट हुआ था। तो इन्होंने उनको रद्द करते हैं। साथ में कहा जाता है कि उसमें भी ये बताया जाता है कि कहा जाता है कि सरकार में तो कोई ब्रिटेन सरकार ने वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया था खाने पीने के लिए, सरकार ने खुद प्रोवाइड किया था। तो कहा जाता है कि पहला सफल मूवमेंट अगर महात्मा गांधी की बात, अच्छा ये भी पूछा जाता है क्या महात्मा गांधी इस समय यहाँ प्रेजेंट थे? क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी किसमें प्रेजेंट नहीं थे? मैं बोलूँगा इसमें नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि महात्मा गांधी इस समय कहाँ पर थे? इसी साल और मूवमेंट हो रहा था, मिल मजदूर मूवमेंट, कहते ना महात्मा गांधी बात, इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं आ पाए थे। तो महात्मा गांधी इस पर नहीं आते, लेकिन उनके द्वारा पहला सत्याग्रह प्रयोग ये एकदम परफेक्ट था। तो पूछा जाता है पहला सत्याग्रह प्रयोग जो कि पूरी तरह एकदम 100% डन हुआ था, तो हमारा होता है खेड़ा मूवमेंट। अब अगर आपको सीक्वेंस में दिया तो आप सीक्वेंस में क्या लिखेंगे? हमने पढ़ा 1917, 1918 और 1918। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पहला क्या था? मिल मजदूर, सेकेंड क्या था?
हम पहले लगा देते हैं खेड़ा बाद में ये लगा देंगे, नहीं पहले खेड़ा नहीं हुआ था, पहले खेल पर हुआ था, बाद में खेड़ा हुआ था। ठीक, अब आप समझिएगा। अब नेक्स्ट अपना 15 क्या हो रहा है, ठीक है। अभी हम और बताते हैं, एक अपना और हुआ नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, इसको रख करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट मोमेंट अपना होता है तेरा अप्रैल 1919। इसका कल स्टार्ट करेगा, कल से नेक्स्ट क्लास में इसके लिए एकदम यही से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने डाउन कर दिया। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी आप देखेंगे केसरी 2 मूवी निकला हुआ है, ये उसी पे निकला हुआ है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें हम देखेंगे अभी क्या हुआ, जिनमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, ये हुआ कहाँ से था, तो अमृतसर पंजाब से, जहाँ से आता है पंजाब, बराबर में ये अपना पंजाब से हुआ था। तो फिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल वहाँ पे ऑलरेडी हम जानते थे, पंजाब से हुआ था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919। इनके बारे में हम कल